नमस्कार मित्रों, मैं गौरव सर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर में। और काफ़ी दिन से मेरे द्वारा आपको वीडियो नहीं मिल रहे थे। उसका एक कारण था, मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए मैं आप तक पहुंच नहीं पा रहा था। इसके बाद आज सब कुछ काम ख़त्म करके आपके लिए फिर से एक बहुत ही नया और बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जो इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को ठीक से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए मैं आज सीटेट 2018 का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। और पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करना चाहिए। प्रैक्टिस सेट करने से क्या होता है, हमें आइडिया मिलता है कि सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट या कोई भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखिए बेसिकली जो सीटेट एग्ज़ाम है उसमें बच्चों का स्कोर कम आता है, ख़ास तौर से सीडीपी में। और सीडीपी में क्यों कम आता है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल नहीं पूछता, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। और जब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो बच्चों ने थ्योरी पढ़ी होती है, कॉन्सेप्ट उनको समझ नहीं आता और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इससे बचने के लिए एक उपाय है कि जितने भी पेपर अभी तक सीटेट में हुए हैं उन सभी पेपरों को आप सॉल्व करिए। तो आज उसी क्रम में मैं अपने इस चैनल में 2018 का सीटेट का प्राइमरी का पेपर लेकर आपके लिए आया हूं। प्राइमरी में सीडीपी का जो सेक्शन है वो मैं आपको आज सॉल्व कराऊंगा। तो सभी मित्र जुड़ जाएं और एक एक क्वेश्चन को देखें और उनका आंसर कैसे निकालते हैं वो भी समझें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बच्चे बीच में रिक्त स्थान है को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। देखिए लिंग भूमिकाएं का मतलब होता है जेंडर इशूज़। तो जेंडर इशूज़ में हमारे सामाजिक कारक आते हैं, हमारे सांस्कृतिक कारक आते हैं, मीडिया आती है, यानी कि जिससे भी हम व्यवहार करना सीखते हैं या जिससे भी हम कुछ सीखते हैं वो जेंडर इशूज़ के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ लिंग का मतलब जेंडर से है, ठीक है। तो इनमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, समाजीकरण, सांस्कृतिक, ट्यूशन या मीडिया। देखिए बच्चे को छोड़कर, यानी इसमें से एक नहीं होगा, बाकी 3 होंगे। तो समाजीकरण जेंडर इश्यूज़ के अंतर्गत आता है, संस्कृति जेंडर इश्यूज़ के अंतर्गत आती है और मीडिया भी जेंडर इश्यूज़ के अंतर्गत आती है। जिसमें जैसे समाज में रहकर बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। संस्कृति में हमारे आचार विचार, धर्म, दर्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उससे भी बच्चे इंटरैक्ट होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में और उससे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक से अधिक अंतःक्रिया होती है उनमें। इसके बाद आता है मीडिया। मीडिया भी सीखने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मीडिया के माध्यम से भी हम समाचार पत्रों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से या प्रिंट मीडिया या नॉन प्रिंट मीडिया के माध्यम से बहुत चीज़ें, बहुत ही सूचनाएं हमको मिलती हैं। जो ट्यूशन है ये प्राइवेट होता है। इसमें जो बच्चा होता है वो किसी एक या एक से अधिक बच्चों को एक ही टीचर पढ़ाता है। तो इसमें इसकी लिंग भूमिकाओं की जो इसमें इसकी लिंग भूमिकाएं होती हैं वो नहीं पाई जाती। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ट्यूशन। ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण की जाती हैं। ध्यान से समझिएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि, यानी कि कोई भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। जब आपने बीएड किया होगा या बीटीसी किया होगा या मैं भी आगे आने वाली क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा कि टेस्ट 2 प्रकार का होता है। एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है और एक होता है अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट या मानकीकृत परीक्षणों में मानक निर्धारित होते हैं या उनके नॉर्म्स निर्धारित होते हैं, और जो अमानकीकृत परीक्षण होते हैं उनके कोई भी मानक निर्धारित नहीं होते। ये ध्यान रखिएगा, ये अभी आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको
इसको बताऊंगा कि मानकीकृत परीक्षण क्या होते हैं और अमानकीकृत परीक्षण क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है और अस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है। तो चलिए इसमें हम 4 ऑप्शन लेते हैं इसके, कि इसके 4 ऑप्शन हैं क्या, वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इनकी भाषा को समझना मुश्किल होता है, ये बिल्कुल नहीं है। जो मानकीकृत परीक्षण है उनकी भाषा समझी जा सकती है, ठीक है, वो सरल भाषा में होते हैं। इसके बाद परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। इसके बाद नेक्स्ट है, वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। तीसरा है, वे मुख्य धारा के रूप में वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। देखिए, जिस भी परीक्षण में नॉर्म्स निर्धारित होंगे वो उसकी भाषा को समझना मुश्किल है। इसमें थोड़ी सी टफ लैंग्वेज होगी, ये बात सही है, इसमें टफ लैंग्वेज का यूज़ होता है, ये बात सही है। वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि, यानी कि अगर हम किसी भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की आलोचना करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ये सेकंड आंसर सही है, ये जो सेकंड आंसर है आपका ये सही है। परीक्षणों को एक बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। देखिए, जितने भी मानकीकृत परीक्षण है उसकी जो जनसंख्या है वो निश्चित होती है। अभी मैं जब आगे आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा कि मानकीकृत परीक्षण क्या होते हैं और ये कैसे किए जाते हैं। तो ये इसकी आलोचना है कि यह परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, बल्कि ये किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इनकी एक आलोचना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर है तीसरा। एकाधिकार बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, देखिए यहाँ पर इसको देखिए, जो चीज़ ना समझ में आए वो इंग्लिश में भी देख लिया करिए। एकाधिकार बुद्धिमानी का सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का क्या मतलब होता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में बुद्धि को कई प्रकार से डिफाइन किया गया है कि मनुष्य में कई प्रकार की बुद्धि होती है। इनफैक्ट जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसमें 9 प्रकार की बुद्धि गार्डनर ने बताई है। अभी जब मैं आगे आपको ये पूरा कोर्स कराऊंगा, पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या दिया, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत यानी एक से अधिक बुद्धिमानी यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का सिद्धांत कहता है कि, ठीक है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि को बढ़ाया या बढ़ाया जा सकता है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें से कौन सा है या ये वो क्या कहता है? तो वो कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, तो नाम से ही स्पष्ट है, इसलिए यहीं पे हो जाएगा कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। अब यहाँ पर आप चारों ऑप्शन पहले ध्यान से पढ़िए, क्योंकि सीटेट में लगभग आपको चारों ऑप्शन सही लगते हैं कभी कभी, तो इसीलिए पहले हमें ध्यान से ऑप्शन पढ़ना है। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, ठीक है। इसको और मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और स्पष्ट रूप से दिखे, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसमें देखिए शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन का उपयोग कर सकता है। अब चारों ऑप्शन देखते हैं। बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और
तदनुसार शिक्षण रणनीति के चयन करने में। नेक्स्ट है आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। नेक्स्ट है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। नेक्स्ट है बच्चों की प्रकृति और उपलब्ध स्तर को जानने के लिए। देखिए, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, यानी कि टीचर ये जानना चाहता है कि बच्चे को कहाँ से शुरू करना है, यानी उसकी प्रारंभिक प्रगति क्या है। और सीखने के लिए मूल्यांकन, पहले वो ये जानने की कोशिश करेगा पूर्व ज्ञान के माध्यम से कि आप कितना जानते हो या बच्चे कितना जानते हैं। फिर इसके बाद ये हो गया सीखने के लिए मूल्यांकन। और सीखने का मूल्यांकन का मतलब मैंने कुछ चीज़ पढ़ाई, टीचर ने कुछ चीज़ पढ़ाई, इसके बाद उसने एक टेस्ट लिया, उस टेस्ट में आपको क्या अंक मिले, वो होता है सीखने का मूल्यांकन। तो ठीक है, इसके लिए सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, तो ये जो ऑप्शन है ये इस पे सही होगा। चौथा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, दिख रहा है आपको, बच्चों की प्रगति और उपलब्ध स्तर को जानने में। तो जो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है वो चौथा नंबर है। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। इसके बाद नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन। देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। ये पहले ध्यान से सीटेट में आप क्वेश्चन पढ़िए, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। देखिए, है और नहीं है, यहीं पर गलत हो जाता है, यहीं पर बच्चों से गलत हो जाता है। कभी कभी वो पूछ लेता है नहीं है और आप उस नहीं है को ध्यान नहीं देते, बल्कि वो बहुत ध्यान देने लायक चीज़ होती है। नहीं है आंसर पूरा चेंज, है आंसर पूरा चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान रूप में चिन्हित करने के लिए उपयोगी है। ठीक है, इसे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। अब देखिए, आप इन जब चारों क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो आपको आंसर खुद से ही आपके मन से ही निकल कर आएगा। यह अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये सही है, ये अधिगम प्रक्रिया का एक अंग होता है, नहीं पूछा है। इसके बाद यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये भी सही बात है। इसके बाद यह बच्चों के धीमे, खराब और बुद्धिमान रूप में चिन्हित करने पे उपयोगी है, ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए आप उपलब्धि परीक्षण करते हो और उपलब्ध सतत और व्यापक मूल्यांकन नहीं करते, बल्कि उपलब्धि परीक्षण करते हो, उससे पता चलता है। तो ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, ये बच्चों को खराब, धीमे या बुद्धिमान रूप में चिन्हित नहीं करता, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 है, उसको देखते हैं वो क्या कह रहा है। चलिए, ये डिजिटल बोर्ड पर आपकी कक्षाएं चल रही हैं और प्रतिदिन अब आपको जितने भी वीडियो प्रोवाइड होंगे वो मेरी तरफ से मेरे चैनल पे डिजिटल बोर्ड पर ही प्राप्त होंगे। तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को मेरा ये वीडियो शेयर करें और उसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है, यानी कि बच्चा हमारा इंटेलिजेंट कैसे होता है, उसका क्या कारण हो सकता है, इस पर बात करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको देखिए। एक, संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, और चौथा है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की अंतःक्रिया। देखिए, जब आप मित्रों मेरे से विकास और वृद्धि पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कि विकास और वृद्धि ये जो है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की अंतःक्रिया होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखिए प्रतिभाशालिता का क्या कारण है। तो प्रतिभाशालिता का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उसका आनुवंशिकता भी अच्छी होनी चाहिए और उसको वातावरण भी अच्छा प्रोवाइड होना चाहिए, तभी बच्चा प्रतिभाशाली होगा। अगर आनुवंशिक गुण अच्छे नहीं हैं, सिर्फ वातावरण अच्छा है, तो भी बच्चे की बौद्धिक ग्रोथ नहीं होगी। और अगर वातावरण अच्छा है, अगर वातावरण अच्छा नहीं है, आनुवंशिकता अच्छी है, तो भी उसकी ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए जो विकास है, जो वृद्धि है, वो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की अंतःक्रिया मानी जाती है। इसलिए ये चौथा ऑप्शन मित्रों इसमें एकदम सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितने क्वेश्चन आज सॉल्व हो जाएंगे उतने आज सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद फिर से हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखिए। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। यानी सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित होते हैं, जो वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं, उनकी पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। यानी कक्षा में किस प्रकार के माहौल की आवश्यकता होती है। देखिए सीटेट की एक खासियत है, सवाल बड़े बड़े होंगे, आंसर बड़े बड़े होंगे, लेकिन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। सवाल कितना बड़ा है इसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इसके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उसका उपयोग करता है। कैसा क्लासरूम होना चाहिए वंचित वर्ग के बच्चों के लिए, ये पूछा हुआ है, ठीक है। इसकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना है ताकि वो मुख्यधारा की भाषा सीख सकें। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उसे अच्छा व्यवहार सिखाता है। देखिए अगर कोई वंचित वर्ग का बच्चा आता है या दूसरे भाषा या दूसरे प्रदेश से अगर कोई बच्चा आता है और हम उसकी भाषा में उससे बात करते हैं, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपसे सीखना चाहेगा। सीटेट में एक बात और याद रखिएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा है, तो बालक को इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बालक सर्वे सर्वा है, ठीक है। टीचर का महत्व तो सेकेंडरी है और प्राथमिक रूप से हम बालक को रखते हैं, तो इससे बालक को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जिस भी आंसर में आपको ये दिखे कि बालक यहाँ पर सर्वोपरि है, वही आंसर आप टिक करके आ जाइए, 90% आपका वो आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों की कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। किस प्रकार के माहौल की आवश्यकता होती है? उसके सांस्कृतिक एवं भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उसका उपयोग करता है। ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर उसकी भाषा को हतोत्साहित करेंगे तो वो आपसे इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर उसकी क्षमताओं के आधार पर उसको वर्गीकृत कर देंगे तो वो सीख नहीं पाएगा, और उसे अच्छा व्यवहार अगर आप सिखाएंगे तो बाकी चीज़ें कब सिखाएंगे। इसीलिए जो है उसके सांस्कृतिक एवं भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उसका उपयोग करता है। ऐसी क्लासरूम में वो बच्चा मन लगाकर पढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। देखिए कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। यानी कि अब ऑप्शन देखिए, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उन्हें प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों की पढ़ने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देशन के तरीके के उपयोग पर। अब यहाँ जब आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको आंसर खुद ब खुद मिलेगा। देखिए उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, प्रतिभाशाली बच्चा है या सृजनात्मक बच्चा है, उसको अतिरिक्त समय की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके प्रति स्नेही होने के नाते, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो टीचर उससे स्नेह करता है इसलिए उसको हस्तक्षेप करने दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ने की जिम्मेदारी देने पर। ऐसा मत कहिए कि आप दूसरे बच्चों को पढ़ाइए, ताकि बच्चे इक्वल होते हैं आपकी नज़र में, टीचर की नज़र पर हर एक बच्चा इक्वल है, ठीक है। इसके बाद ये ऑप्शन बचा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। देखिए, देखने पर यह ऑप्शन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे के लिए उपयोगी है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही होगा, चौथा आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाइए, जिसको भी सीटेट निकालना है, अच्छे नंबरों से निकालना है, 110 प्लस नंबर लाने हैं, वो मेरा सुझाव माने 2012 से लेकर अभी तक सीटेट में जितने भी पेपर आए हैं उनको वो सॉल्व कर डाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, साफ साफ दिख रहा है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, ठीक है। देखिए फिर से पढ़िए, उपयुक्त नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा है, ध्यान से देखिएगा कि क्या पूछता है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। देखिए, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करना, उनके दैनिक कार्यक्रमों में शारीरिक गतिविधियों का समावेश करना, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंधकीय खंडों में तोड़ना। देखिए, अति संवेदनशील बच्चे यानी कि जो समस्यात्मक बच्चे हैं, तो टीचर समस्यात्मक बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, हमें उनकी समस्या को जानने का प्रयास करना चाहिए, इसके बाद उनका समाधान करना चाहिए, ठीक है। अगर उनको किसी चीज़ में नहीं समझ में आ रहा है, दूसरे तरीके से समझाइए, और बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है उनको। तो देखिए यहाँ पर आंसर, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को पेशकश करेंगे, ये बिल्कुल सही है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश करेंगे, बिल्कुल सही है। बेचैन होने पर अगर उन्हें डांट लगाना, एक तो वो अति संवेदनशील बच्चा है, और अगर आप उसे डांट दोगे बात पर, तो वो आपकी क्लास में इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। तो बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये बिल्कुल उपयुक्त विधि नहीं है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, तो इसको देखते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, देखिए अलग अलग सोच मतलब कि किसी रूढ़िवादी सोच की तरफ बच्चा अट्रैक्ट ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो परंपरागत तरीकों से, परंपरागत सोच रखता है और परंपरागत चीज़ों से, परंपरागत तरीके से किसी भी समस्या का समाधान करता है। लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चा है, जो सृजनात्मक बच्चा है, जो सृजनात्मक बच्चा है, क्रिएटिव चाइल्ड है, वो किसी एक तरीके से समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि वो समस्या का समाधान करने के लिए कई सारे तरीके अपनाता है। तो यहाँ क्या पूछा, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। अलग अलग सोच यानी समाज से अलग सोच रखेगा तो वो सृजनात्मक बच्चा कहलाएगा, क्रिएटिव चाइल्ड कहलाएगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन, डिसलेक्सिया है, सृजनात्मकता है, प्रतिस्थापी है, विकलांग है। तो मैंने आपको क्या बताया, सृजनात्मक, तो 10वें का क्या हो जाएगा, सृजनात्मक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से और आगे चलते हैं, मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता। फिर से वही बात, सीटेट में करता है से ज़्यादा नहीं है करता, पूछता है नहीं करता। तो अब आप इसमें देखिए क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए।
कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसारी उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, या इसके बाद क्या है, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। तो क्या नहीं करता है पूछा है ना, क्या नहीं करता। क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता। समस्या हल करना है बच्चों की, उनको समस्या देना नहीं है, उनको समस्या में डालना नहीं है, बल्कि उनकी समस्या को हल करना है। ध्यान से देखिए, तो कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार रहना, ये बिल्कुल होगा। आप कुछ भी करें गलतियों के प्रति ईमानदार रहें। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावलियों का प्रयोग करना, ये भी होगा, प्रयोग करना होगा आपको विभिन्न सोच और परीक्षण जैसे विधियों का। अब अभिसारी उत्तर वाले प्रश्न पूछना, कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले प्रश्न पूछना, ठीक है। तो अगर हम किसी बच्चे का समस्या का समाधान कर रहे हैं और उसे हम अभिसारी उत्तरों वाले प्रश्न पूछने शुरू कर देंगे तो उसका दिमाग भटक जाएगा, जो समस्या का समाधान हम करना चाह रहे हैं वो भी नहीं होगी और बच्चे के सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। तो क्या नहीं करता, तो ये नहीं करेगा, ठीक है, ये जो है नहीं करेगा। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना, यानी कन्वर्जेंट आंसर बिल्कुल बच्चे से नहीं लेगा टीचर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। संवेग यानी कि इमोशंस। संवेग क्या होता है, मैं आपको जब क्लासेस लूँगा तो संवेग के बारे में बताऊँगा। डर, भय, प्रेम, ये सारी चीज़ें संवेग के अंतर्गत आती हैं। उत्तेजना, ये संवेग होते हैं, ठीक है। मनुष्य की उत्तेजित अवस्था होती है, ठीक है, जो कुछ समय के लिए आती है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। संवेग है पूछा है, ध्यान से देखिए। डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। तो डर एक संवेग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डर एक संवेग है। डर जो है एक संवेग है, मैंने अभी बताया आपको, डर एक संवेग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 13वां क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 13वें क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। यानी कि कोई बच्चा है, वो दूध लेने आता है दूध की डेयरी पर और वो देखता है कि एक मशीन से निकलकर दूध उसको मिल रहा है, यार एक मशीन से दूध निकल रहा है। अब वो देखकर अपनी एक समझ विकसित कर लेता है। अब 4 ऑप्शन देखते हैं सीटेट के। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। नेक्स्ट, बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा है। नेक्स्ट, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरित वातावरण प्रदान नहीं करता है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपकी समझ पर निर्भर करते हैं। बच्चे से अगर बच्चा कोई भी दूध लेने जाता है और वो उसने ये देखा कि एक मशीन से दूध निकलता है और वो मैं लेकर आता हूँ, तो आप अगर उससे पूछेंगे तो वो यही बताएगा कि मशीन दूध देती है ना, क्योंकि उसने और भी कुछ चीज़ें नहीं देखी। यानी उसने जो अनुभव किया, जो सीखा, वही ना बताएगा। तो यहाँ पर वही पूछा, ठीक है। तो ये जो है बच्चों का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित होगा। यानी जो भी वो जवाब देगा वो उसके अनुभव पर आधारित होगा, ठीक है। यानी कि
ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा इसमें मित्रों, सीटेट में। इसी तरीके से आप क्वेश्चन पकड़ेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, सीटेट आपका आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले आप मेरी बात मानिए, जितने भी पेपर हैं अभी तक के वो सारे सॉल्व कर जाइए। मैं आपको सारे पेपर सॉल्व कराऊंगा, बस आप मेरे से जुड़े रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। सारे पेपर आपके सॉल्व कराए जाएंगे इस चैनल पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, ठीक है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कराने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। ऐसे जब आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उसमें आपको चारों ऑप्शन सही लगते हैं, ये सीटेट की खासियत है, ठीक है। देखिए, इसमें से आप ये नहीं कह सकते कि कोई क्वेश्चन गलत पूरी तरीके से, कोई भी आंसर पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन सीटेट सबसे सही मानता है। जो 100% सही हो वही मानेगा। तो मैंने आपको बताया कि जिसमें बच्चों का हित हो, बाल केंद्रित शिक्षा में, और बच्चा करके सीखे, बच्चा क्लासरूम में एक्टिव रहे, खुद से करके सीखे, खुद से अनुभव के द्वारा सीखे, ऐसे शिक्षण को उचित माना गया है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे ना, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे आपसे संवाद करेंगे, क्वेरी करेंगे और पूछेंगे, और उनके आराम या उनके खेल कूद के लिए भी उनको पर्याप्त समय दिया जाएगा। एक जो शिक्षक है उसको इसी तरीके से पालन करना होता है, ठीक है। तो ये तीसरा जो है इसमें बिल्कुल राइट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। देखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों का गलत हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन भी जरूर ध्यान से पढ़िए। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक या सेफ में रखे हों, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किए जा सकते हैं, ये हो गया। इसके बाद अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त खोलने के लिए बाहर लिया जाता हो। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संचरित एवं योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। नेक्स्ट है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों के पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो मैंने क्या कहा, बच्चों की पहुंच में होनी चाहिए, पहुंच से परे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए, पहले दूसरे में देखिए, अलमारी में एक अच्छी तरह संगठित साहित्य वाली कक्षा है जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार खोला जाए। इधर सप्ताह में एक बार खोलेंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा। इसके बाद पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संचरित, योजनाबद्ध, सिर्फ पाठ्य पुस्तक आधारित अधिगम करना उचित नहीं माना गया। इसके बाद वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों को पहुंच से परे हो। अगर बच्चे की पहुंच में ही नहीं है तो सीखेगा कैसे, इसलिए ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे आपके गलत। तो ये कौन सा बचा, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली सेफ में रखे हों, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किए जा सके, ऐसी कक्षा में बच्चा आदर्श रूप से सीखेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 16वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखेंगे। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर में। मैं आपको प्रतिदिन
एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा, एक पेपर सॉल्व कराऊंगा, और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हम और अच्छे की तरह आपको और भी अच्छे वीडियो और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करना है, यानी सबसे अच्छी पाठ्य पुस्तिका क्या है, ये पूछा है इसमें। तो देखिए, वे एक राज्य या राष्ट्र के अधिगम में एक रूपता बनाए रहते हैं, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन करते हैं, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। तो इसको फिर से ध्यान से पढ़िए। वो एक राज्य और राष्ट्र में अधिगम में वो एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हो, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन करते हो, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनते हैं, और वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। तो सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, तो ये थर्ड करता है। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनते हैं। ये पाठ्य पुस्तकों के लिए सबसे उचित लाइन यहाँ पर कही गई है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ से प्राप्त की है। ये कई सारे सिद्धांत लिखे हुए हैं। जब मैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 आपको लाइव डिस्कशन करूंगा तो वहाँ पर आपको बताऊंगा। इसमें है पहला व्यवहारवाद, दूसरा है रचनावाद, तीसरा है संज्ञानात्मक सिद्धांत और चौथा है मानवतावाद। तो जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है, यानी कि रचनावाद इसमें सही होगा, रचनावाद से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। ध्यान रखिएगा, जब मैं इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा तो वहां पर आपको और डिटेल से इसको समझाऊंगा। नेक्स्ट है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, यानी कि बच्चा कक्षा में मोटिवेट है कि नहीं, प्रेरित है कि नहीं, कैसे समझा जा सकता है। अब आप यहाँ पर देखें, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ें। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते रहते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल आते हैं। तो कक्षा वही प्रेरित होगी जिसमें टीचर्स जब पढ़ाएं तो बच्चे बीच बीच में क्वेश्चन करते रहें। इसका मतलब कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चों को स्पष्ट हो रहा है। तो सबसे अच्छी कक्षा, सबसे प्रेरित कक्षा उसी को मानी जाएगी जो वे शिक्षक, जो इसका जो आंसर होगा वो ये है, वे शिक्षक जो स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते रहते हैं। टीचर प्रश्न पूछे, बच्चा आंसर दे, बच्चा प्रश्न पूछे, टीचर आंसर दे। ऐसी जो क्लासरूम होती है वो सबसे प्रेरित, सबसे एक्टिव और सबसे अच्छी क्लासरूम मानी जाती है। तो इस तरीके से सीटेट में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और अपने नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या कहता है, इसको देखते हैं इसमें क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? ये आपके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पढ़ता हूँ। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। शिक्षकों के सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षकों को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए, बच्चों के अधिगम के सुधार की बात कर रहा है।
तो शिक्षक को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों, जब हम किसी भी ज्ञान को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर पढ़ाते हैं तो बच्चों में अधिगम अच्छा होता है। इसलिए ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये बिल्कुल इसका आंसर सही है। जो ये तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ये इसका सही है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से पकड़ेंगे, इसी तरीके से इसका हम लोग पकड़ते हैं आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन देखिए, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। ठीक है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। देखिए, जीवन में हमें किसी भी पड़ाव पर हम हो बहुत ही अनुशासित तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, अपने जीवन को जीना चाहिए। अनुशासन के बिना जो मनुष्य है वो पशु के समान है। मनुष्य को पशु से जो इंसान बनाता है वो है उनका अनुशासन। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुशासन होता है जीवन में। तो अब हम लोग देखते हैं अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में, या बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने में। तो जो अनुशासन है वो बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए मदद करता है। तो आपका ये जो चौथा आंसर है ये पूरी तरीके से सही है मित्रों। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। आइए, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। सीखने और मार्गदर्शन करने की एक बच्चों की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरीके से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों को किसी भी जन्मजात विकार से दूर करने के लिए हो सकता है। वातावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ पहलू पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि विकास और वृद्धि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि विकास जो होता है वो कुछ हद तक आनुवांशिक होता है और कुछ हद तक वातावरणीय फैक्टरों से उसका विकास होता है। तो जो ये जो ऑप्शन है चौथा ये बिल्कुल सही है। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ पहलू पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो चौथा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। देखिए, अभी मैं आपको पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो वहां पर बताऊंगा कि उसकी क्या क्या अवस्थाएं और वो कैसे होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये कहा जा सकता है, बिल्कुल सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है और बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। विकास गुणात्मक चरणों का होता है। तो देखिए, जो अधिगम की बात है, जो अभ्यास की बात है, वो पियाजे नहीं करते। तो इसका मतलब ये जो दूसरा ऑप्शन है ये इसमें बिल्कुल सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है ऐसा पियाजे नहीं मानते, बल्कि पियाजे ये मानते हैं कि दुनिया के बारे में जो ज्ञान का निर्माण है बच्चे खुद से करते हैं, बच्चे पर्यावरण पर क्रिया करते हैं और जो विकास है वो गुणात्मक चरणों पे होता है। उसमें खुद ही 4 चरण बताए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 23वें क्वेश्चन पे आते हैं। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संज्ञानात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूर्व संज्ञानात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो जहाँ नहीं है पूछा है तो ध्यान देखिएगा, ये भी आपका जीन पियाजे के सिद्धांत से ही रिलेटेड है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उनकी सेकंड स्टेज है। ध्यान देखिएगा, प्रतीकात्मक विचारों का विकास, अहम मान्यता, अनुक्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें ये तीनों होते हैं। ये भी होता है
ये भी होता है और ये भी होता है। तो लेकिन जिसका राइट आंसर है वो ये है प्रतीकात्मक विचारों का विकास। ये इसका राइट आंसर है, ये सही है, यही सही है, ठीक है, ये सही आंसर है, प्रतीकात्मक विचारों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट। जो सिंबॉलिक थॉट है वो उसके नेक्स्ट अवस्था में आते हैं, यानी पूर्व संक्रियावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद जो औपचारिक इसके बाद जो तीसरी अवस्था आती है उसमें वो आते हैं, दूसरी अवस्था तक नहीं आते, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 24वां क्वेश्चन। इसमें देखिए, के अलावा निम्नलिखित चरणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक भूमिका निभाता है। उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ये नए कौशल हासिल करने और सीखने में उन्हें कब उपयोग किया जाए ये बताता है, वे अपने शरीर में निपुणता प्राप्त करते हैं। तो खेल जो है वो समय बिताने का एक सुखद के अलावा, यानी समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं है, बल्कि खेल के माध्यम से भी हमारे बहुत सारे शारीरिक डेवलपमेंट होते हैं। तो ये जो इसमें है ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा कि इसके अलावा बाकी सब चीज़ होती है खेल में। इसके अलावा ये समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं है खेल, बल्कि खेल के माध्यम से हमारी इंद्रियों का विकास होता है, हमारे शारीरिक अंगों का विकास होता है, सभी चीज़ों का। तो ये इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 25वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? कौन सा क्वेश्चन जो है गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। सही जवाब क्या है? क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो कैसे ज़्यादातर बच्चे जैसे ज़्यादा सोचेंगे, कैसे सोचेंगे? जो ये है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। एक से अधिक तरीका हम जब बच्चों के लिए ईजाद करते हैं तो उसमें बच्चों का दिमाग बहुत अधिक लगता है। तो ये जो हमारा तीसरा है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 26वें क्वेश्चन पे। जल्दी से चलते हैं 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना या छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, कर के सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। तो जहाँ कर के सीखना आएगा हम लोग तुरंत उसको सही मार देंगे, यहाँ पर ये तुरंत सही हो जाएगा, करके सीखना। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत जल्दी से हम लोग देखते हैं, काफ़ी सारा समय हो गया। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो शिक्षा स्वयं ही जीवन है, इसमें से कौन सा कथन बताता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कुछ आंसर पढ़िए, स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। स्कूल की शिक्षा सामाजिक एवं प्राकृतिक दुनिया से प्रतिबिंबित करती है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए या जीवन सच्चा शिक्षक है? तो इसमें आपका दूसरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब हम लोग के 2 या 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है, जब मैं आपको कोहल वर्ग का सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको बताऊंगा, चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क एवं कार्रवाई के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। इसका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। यह सिद्धांत संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन करता है। तो ये जो आंसर है इसका, ये बिल्कुल सही आंसर है, चौथा। उसके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन करता है। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित करता है। निकटवर्ती यानी आपसे जेडपीटी पूछा है, जेडपीटी आपको वाइगोत्स्की पूछा है। मैं आपको जब वाइगोत्स्की पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको बताऊंगा। अभी हम लोग यहाँ सिर्फ इसका जो है ये देखते हैं कि ये क्या कह रहा है।
एक संदर्भित बच्चे को सहयोग इस तरह कोई अलग अलग नहीं करता था। देखिए इसमें हम लोग जल्दी जल्दी इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। उसे विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को विभिन्न बच्चों सहयोग के सही, तो ये जहाँ भी सहयोग आएगा वो यहाँ पर हो जाएगा सही। तो इसका जो है वो दूसरा जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेता है उसे हम ZPD कहते हैं। अभी जब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर बताऊँगा। इसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का वो देख लेते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या कहता है कि आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। उभयलिंगी व्यक्तित्व जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का समायोजन होता है उसे उभयलिंगी व्यक्तित्व कहते हैं। जब मैं आपको लिंग भूमिकाएं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा। इसका आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये था आज का 2018 दिसंबर का CTET का पेपर सॉल्व कराया मैंने आपको। और आप मेरे चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहें। मैं और भी पेपर आपको CTET के लिए सॉल्व कराऊंगा, CDP के और सारे सब्जेक्ट के पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।